नमस्कार, मैं शिवराम चौधरी स्वामी केशवानंद शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में यहाँ तक अध्ययन किया था, 1906 में सोंग्रम संगमा द्वारा असम में और 1930 के दशक में मध्य प्रांत में हुआ वन सत्याग्रह, इसी तरह के विद्रोह थे। यानी आदिवासी जो समूह थे, कुछ आदिवासी समूह, उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा जो नए वन कानून बनाए गए थे, इनको मानने से इनकार कर दिया और उनके द्वारा विद्रोह किया गया। ठीक है, यहाँ तक हमने पिछले वीडियो में दर्ज किया था। अगला बिंदु देखिए, व्यापार की समस्या, यानी व्यापार में कौन सी समस्याएं सामने आई। ठीक है, 19वीं शताब्दी के दौरान जनजातीय समूहों ने पाया कि व्यापारी और महाजन जंगलों में जल्दी जल्दी आने लगे हैं। ठीक है, वे वन उपज खरीदने, नकद कर्जा देने और आदिवासियों को मजदूरी पर रखने के लिए आ रहे थे। इन सारे बदलावों से क्या असर पड़ने वाले हैं, यह समझने में आदिवासियों को समय लगा। यानी बहुत सारे बदलाव अचानक से हुए, है ना। कुछ जो व्यापारी और जो महाजन थे, जंगलों में जल्दी जल्दी आने लगे, यानी अपने काम की वजह से, अपने व्यापार की वजह से जंगलों में आने लगे। वो क्या करते थे, वन उपज को खरीदते थे, नगद कर्जा भी देते थे और आदिवासियों को मजदूरी के लिए रखते थे। ठीक है, तो इसमें समझने में कुछ आदिवासियों को समय लगा। ठीक है, देखते हैं यह समझने के लिए कि आइए रेशम उत्पादों की स्थिति को देखें। 18वीं सदी में भारतीय रेशम की यूरोपीय बाजारों में भारी मांग थी। यानी 18वीं सदी के दरमियान भारत का जो रेशम था, उसकी विदेशों में बहुत अधिक मांग थी। ठीक है, भारतीय रेशम की अच्छी गुणवत्ता सबको आकर्षित करती थी। यानी इतनी उत्तम किस्म का हमारे यहाँ का रेशम था कि वो विदेशों में सबको आकर्षित करता था और भारत का निर्यात तेज़ी से बढ़ रहा था। यानी यहाँ से रेशम का निर्यात जो था बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। ठीक है, जैसे जैसे बाजार फैला, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर इस मांग को पूरा करने के लिए रेशम उत्पादन पर जोर देने लगे। जब निर्यात बढ़ने लगा, व्यापार बढ़ने लगा, तो अंग्रेज जो अफसर थे, अधिकारी थे, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अधिक से अधिक रेशम का उत्पादन किया जाए। ठीक है, वर्तमान झारखंड में स्थित हजारीबाग के आसपास रहने वाले संथाल रेशम के कीड़े पालते थे। यानी जगह है झारखंड में, हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट है, इसके आसपास का जो क्षेत्र है, वहाँ पर एक आदिवासी समूह, आदिवासी रहते थे। कौन से थे? संथाल। वो क्या करते थे? रेशम के कीड़े पालते थे। रेशम के व्यापारी अपने एजेंटों को भेजकर आदिवासियों को कर्ज देते थे और उनके कृमि कोषों को इकट्ठा कर लेते थे। 1000 कृमि कोषों के लिए 3-4 रुपये मिलते थे। यानी एक तरह से पैदावार को बढ़ाने के लिए यहाँ पर कुछ उपाय अपनाए गए। ठीक है, इसके बाद इन कृमि कोषों को बर्दवान या गया भेज दिया जाता। यानी जो रेशम के जो कीड़े होते थे, इनको वर्धमान, बंगाल या फिर गया, बिहार भेज दिया जाता था, जहां उन्हें 5 गुना कीमत पर बेचा जाता था। एक तरह से सस्ते यहाँ पर खरीदते थे और बहुत अधिक महंगे दामों में बेचा जाता था। ठीक है, निर्यातकों और रेशम उत्पादों के बीच कड़ी का काम करने वाले बिचौलियों को जमकर मुनाफा होता था। यानी बिचौलिया जो होता, मध्यस्थता की भूमिका जो निभाता था, उसके लिए बहुत अधिक धन मिलता था। ठीक है, रेशम उत्पादकों को बहुत मामूली फ़ायदा मिलता था। यानी जो उत्पादक जो थे, उनको बहुत कम मात्रा में फ़ायदा मिलता। स्वाभाविक है कि बहुत सारे आदिवासी समुदाय बाजार और व्यापारियों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगे थे। और जब ऐसा हुआ तो जो आदिवासी जो समूह हैं, बाजार और व्यापारियों को अपना दुश्मन मानने लगे। ठीक है, देखिए ये देखिए, बिहार कोयला 1948 1920 के दशक में बिहार की झरिया और रानीगंज कोयला खदानों में काम करने वाले लगभग 50% खनिज आदिवासी थे। यानी कोयले के जो खानों में काम करते थे, वो आदिवासी मजदूर थे। ठीक है, अंधेरी और दमघोटू खदानों की गहराई में काम करना न केवल शरीर को तोड़ना था, बल्कि यह खतरनाक भी था। ठीक है, यह अक्सर सचमुच जान ले लेता था। 1920 के दशक में देश की कोयला खदानों में हर साल 2000 से ज़्यादा मजदूर मारे जाते थे। ठीक है, अब देखिए काम की तलाश। अगला बिंदु क्या है? काम की तलाश। काम की तलाश में घर से दूर जाने वाले आदिवासियों की दशा तो और भी खराब थी। 19वीं सदी के आखिर से ही चाय बागान फैलने लगे थे। खनन उद्योग भी एक महत्वपूर्ण उद्योग बन गया था। असम के चाय बागानों और झारखंड की कोयला खदानों में काम करने के लिए
आदिवासियों को बड़ी संख्या में भर्ती किया गया। ठीक है, इन लोगों को ठेकेदारों की मार्फत भर्ती किया जाता था। ये ठेकेदार न केवल उन्हें बहुत कम वेतन देते थे बल्कि उन्हें वापस घर भी लौटने नहीं देते थे, यानी एक तरह से इनको बंधुआ मजदूर बना लिया गया। ठीक है, अगला हम देखते हैं नज़दीक से देखने पर 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजातीय समूहों ने बदलते कानूनों और अपने व्यवहार पर लगी पाबंदियों, नए करों और व्यापारियों व महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ कई बार बगावत की, यानी विद्रोह किए। 1831-32 में कोल आदिवासियों ने और 55 में संथालों ने बगावत कर दी। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ और 1940 में महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह हुआ। बिरसा जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वह भी इसी तरह का विद्रोह था, यानी अंग्रेजों की नीतियों से परेशान होकर के आदिवासियों के द्वारा जगह जगह इस तरह से विद्रोह किए गए, बगावतें की गई। ठीक है, अब देखिए अब आता है अगला टॉपिक बिरसा मुंडा, यानी अब हम बिरसा मुंडा के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, बिरसा का जन्म 1870 के दशक के मध्य में हुआ था। इनके पिता गरीब थे। ठीक है, बिरसा का बचपन भेड़ बकरियां चराते, बांसुरी बजाते और स्थानीय अखाड़ों में नाचते गाते बीता था। ठीक है, उनकी परवरिश मुख्य रूप से बोहंडो के आसपास के जंगलों में हुई। ये क्षेत्र है। ठीक है, गरीबी से लाचार बिरसा के पिता को काम की तलाश में जगह जगह भटकना पड़ता था। लड़कपन में ही बिरसा ने अतीत में हुए मुंडा विद्रोह की कहानियाँ सुन ली थी, यानी बचपन में ही जो बिरसा जो था इन्होंने आदिवासियों पर जो एक तरह से अत्याचार किए गए, है ना, और इनके द्वारा जो विद्रोह किए गए उनकी कहानियाँ बचपन में सुन ली थी। उन्होंने कई बार समुदाय के सरदारों मुखियाओं को विद्रोह का आह्वान करते देखा था, है ना, वो एक तरह से विद्रोह के लिए सबको एकत्रित करते थे। बिरसा के समुदाय के लोग ऐसे स्वर्णयुग की बात किया करते थे जब मुंडा लोग द्वीपों के उत्पीड़न से पूरी तरह से आज़ाद थे, यानी बाहरी लोगों के उत्पीड़न से वो पूरी तरह आज़ाद हो गए थे। सरदारों को कहना था कि एक बार फिर उनके समुदाय के परंपरागत अधिकार बहाल हो जाएंगे, जो परंपरागत पहले से चले आ रहे थे जो अधिकार वो उनको दोबारा से मिल जाएंगे। वे खुद को इलाके के मूल निवासियों का वंशज मानते थे और अपनी ज़मीन की लड़ाई लड़ रहे थे। वे लोगों को याद दिलाते थे कि उन्हें अपना साम्राज्य वापस पाना है। ठीक है, एक तरह से जन जागृति वो फैलाते थे। ठीक है, बिरसा स्थानीय मिशनरी स्कूल में जाने लगे जहां उन्हें मिशनरियों के उपदेश सुनने का मौका मिला। ठीक, यहाँ से उनकी शिक्षा की शुरुआत होती है। वहाँ भी उन्होंने यही सुना कि मुंडा समुदाय स्वर्ग का साम्राज्य हासिल कर सकता है और अपने खोए हुए अधिकार वापस पा सकता है अगर वे अच्छे ईसाई बन जाएं तो अपनी खराब आदतें छोड़ दें। तो ऐसा हो सकता है। बाद में बिरसा ने एक जाने माने वैष्णव धर्म प्रचार के साथ भी कुछ समय बिताया। उन्होंने जनेऊ धारण किया और शुद्धता पर व दया पर जोर देने लगे। यानी ये बिरसा मुंडा की कहानी चल रही है, यानी क्या क्या क्रियाकलाप उनके द्वारा किए गए। ठीक है, अपनी किशोरावस्था में बिरसा जिन विचारों के संपर्क में आए उनसे वह काफ़ी गहरे तौर पर प्रभावित हुए, यानी काफ़ी असर उन विचारों ने छोड़ा। बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था, यानी एकमात्र उनका आंदोलन का उद्देश्य क्या था कि जो बिरसा जो ये तरह से आदिवासी समाज है इसमें सुधार आए। ठीक है, उन्होंने मुंडा जो समाज है उन्होंने मुंडाओं से आह्वान किया कि वे शराब पीना छोड़ दें, यानी उन्होंने अपने समाज के लोगों से ये एक तरह से आह्वान किया, प्रार्थना की कि आप शराब पीना छोड़ दें, गाँव को साफ रखें और डायन व जादू टोने में विश्वास न करें। जो अंधविश्वास कोट प्रथाएँ उस समय समाज में प्रचलित थी उनको न मानने का आग्रह किया। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बिरसा ने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों का भी लगातार विरोध किया, यानी बिरसा ने मिशनरी जो थे ईसाई मिशनरी उनका और हिंदू जमींदारों का भी विरोध किया। ठीक है, वह उन्हें बाहर का मानते थे, यानी वे उन्हें दीकू मानते थे जो मुंडा जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे। उन्होंने ऐसा माना कि ये हमारे शत्रु हैं क्योंकि हमारी जो जीवन शैली है उसको नष्ट कर रहे हैं। ठीक है, 1895 में ये देखिए वैष्णव कौन होते हैं, विष्णु की पूजा करने वाले वैष्णव कहलाते हैं। 1895 में बिरसा ने अपने अनुयायियों से, जो उनके अनुयायी थे, भक्त थे एक तरह से, उनसे आह्वान किया कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए
यानी एक तरह से अपनी सत्ता पाने के लिए संकल्प लें। वह अतीत के एक ऐसे स्वर्ण युग सतयुग की चर्चा करते थे जब मुंडा लोग अच्छा जीवन जीते थे, यानी पूर्व के समय की वो चर्चा करते थे। तटबंध बनाते थे, कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे, पेड़ और बाग लगाते थे, पेट पालने के लिए खेती करते थे। उस काल्पनिक युग में मुंडा अपने बिरादरों और रिश्तेदारों का खून नहीं बहाते थे, ठीक है, यानी एक तरह से वो सामाजिक एकता के द्वारा ये सारे कार्य करते थे, आपसी कोई मतभेद वहाँ पर नहीं थे। उस काल्पनिक युग में मुंडा अपने खून नहीं बहाते थे, वे ईमानदारी से जीते थे। बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर अपनी ज़मीन पर खेती करें, एक जगह टिक कर रहें और खेतों में काम करें, ठीक है, ये उनकी सोच थी। अंग्रेज़ों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्य से बहुत ज़्यादा परेशानी थी, यानी अंग्रेज जो लोग थे उनको जो आंदोलन ये चला रहे थे उनसे बहुत अधिक परेशानी थी, है ना। ये आंदोलन मिशनरियों, महाजनों, हिंदू भूस्वामियों और सरकार को बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज स्थापित करना चाहता था, ठीक है। आगे देखिए, यह आंदोलन उन्हीं ताकतों को मुंडाओं की सारी समस्याओं कष्टों का स्रोत मानता था। अंग्रेज़ों की भूनीतियाँ उनकी परंपरागत भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थी। हिंदू भूस्वामी और महाजन उनकी ज़मीनें छीनते जा रहे थे और मिशनरी उनकी परंपरागत संस्कृति की आलोचना करते थे, यानी इतनी सारी परेशानियाँ एक तरह से मुंडाओं के सामने आ रही थी, ठीक है। जब आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेज़ों ने सख्त कार्रवाई का फैसला लिया। उन्होंने 1895 में बिरसा को गिरफ्तार कर लिया और दंगे फसाद के आरोप में 2 साल की सज़ा सुना दी, यानी एक तरह से उन्होंने बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया और उनको सज़ा सुना दी गई, ठीक है। 1897 में जेल से लौटने के बाद बिरसा समर्थन जुटाते हुए गांव-गांव घूमने लगे, यानी उन्होंने जन जागृति कार्य किया। उन्होंने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषा का इस्तेमाल किया। वे आह्वान कर रहे थे कि उनके नेतृत्व में साम्राज्य की स्थापना के लिए रावणों, दीकू और यूरोपियों को तबाह कर दें, यानी बाहरी जो व्यक्ति हैं उनको हम बर्बाद कर दें, ठीक है। बिरसा के अनुयायी दीकू और यूरोपीय सत्ता के प्रतीकों को निशाना बनाने लगे। उन्होंने थाने और चर्चों पर हमला किया और महाजन व जमींदारों की संपत्तियों पर धावा बोल दिया, ठीक है। एक तरह से आंदोलन उग्र स्थिति में आ गया, ठीक है। सफ़ेद झंडा बिरसा का राज प्रतीक था। प्रश्न आएगा कि जो बिरसा है उसका राज प्रतीक क्या था, तो सफ़ेद झंडा, ठीक है। ये हमने एक तरह से बिरसा मुंडा के बारे में जानकारी प्राप्त की। सन 1900 में बिरसा की हैजे से मृत्यु हो गई और आंदोलन ठंडा पड़ गया, है ना, स्थगित के रूप से हो गया। यह आंदोलन 2 मायनों में महत्वपूर्ण था, है ना। पहला, इसने औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया जिनके जरिए दीकू लोग आदिवासियों को ज़मीन पर आसानी से कब्जा नहीं कर सकें, बाहरी लोग जो हैं वो आदिवासियों को ज़मीन को नहीं हथिया सकें। और दूसरा क्या था, इसने एक बार फिर जता दिया कि अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरोध अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने में आदिवासी सक्षम हैं, ठीक है। उन्होंने अपने खास अंदाज में अपनी खास रस्मों और संघर्ष के प्रतीकों के जरिए इस काम को अंजाम दिया, ठीक है। तो अपना ये एक तरह से अध्याय संपूर्ण हुआ। अगले वीडियो में आपसे नए चैप्टर के साथ, नए अध्याय के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।